नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का यह पहला भाग है। इस पाठ को विस्तार से पढ़ने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि हमें जाननी ज़रूरी है ताकि यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उन्हीं को हम प्रश्नोत्तर के तरीके से पढ़ेंगे। वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो समाजवादी विचारधारा। उदारवादी किसे कहा जाता है? उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। मतलब केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के पक्षधर थे। कौन? उदारवादी। आगे है रूस में उदारवादी विचारधारा लोकतंत्रवादी नहीं थे। मतलब जो रूस की जो उदारवादी विचारधारा थी या उदारवादी समूह के लोग थे वो लोकतंत्रवादी नहीं थे। क्यों? जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि उदारवादी किसे कहा जाता है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोकतंत्र के समर्थक रहे होंगे शायद, है ना। लेकिन रूस में जो उदारवादी विचारधारा थी वो लोकतंत्र जैसी नहीं थी। अब क्यों नहीं थी इसे जानते हैं। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। मतलब जो कि धनी व्यक्ति हैं, कुछ निश्चित संपत्ति से अधिक संपत्ति है उनकी, उन्हें ही वोट देने का अधिकार है। जबकि लोकतंत्र की नींव है वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सभी जो वयस्क व्यक्ति है उसे मत देने का अधिकार है, ये लोकतंत्र का आधार है। जबकि उदारवादी विचारधारा जो रूस की थी उसमें ऐसा नहीं था। अब समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। यह तो निजी संपत्ति के विरोधी हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, ऐसा समाजवादी विचारधारा है। और समाज में सबको न्याय मिले और संतुलन पर आधारित समाज हो, ऐसी विचारधारा थी। अब समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते हैं? जैसा कि ऊपर बताया, निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। तो समाजवादी निजी संपत्ति का क्यों विरोध करते हैं इसे जान रहे हैं। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देता है। क्योंकि निजी संपत्ति, सामंतवाद जो था उसको जन्म देती है निजी संपत्ति। जो सामंत हैं वो मन माना गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो उनका मानना था कि निजी संपत्ति होने से सामंतवाद बढ़ता है एक तो, और दूसरा समाज में असंतुलन जन्म लेता है। इसीलिए निजी संपत्ति के वे विरोधी थी। अगला है रेडिकल समूह की क्या विचारधारा थी। तो एक इसमें रेडिकल शब्द भी है। तो रेडिकल समूह क्या है? तो ऐसी सरकार के पक्ष में थे ये लोग जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। तो मतलब वोट मतदान हो और देश में जो बहुमत हो उसी की सरकार, जिसे बहुमत मिले, जिस
पक्ष को बहुमत मिले उसकी ही सरकार हो, ऐसा रेडिकल समूह की विचारधारा थी। आगे है, इसमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि महिला मताधिकार के पक्ष में थे, लेकिन कुछ रेडिकलवादी ऐसा नहीं चाहते थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये जो है धनी व्यक्ति, जमींदार व्यक्तियों और किसी भी व्यक्ति के जो विशेषाधिकार होते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ थे। कौन? रेडिकलवादी। तो आगे है, वे किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। जैसे कि ऊपर बताया था, समाजवाद क्या था कि निजी संपत्ति का विरोध करता था, लेकिन जो रेडिकलवादी थे वो किसी भी निजी संपत्ति को रखने के विरोधी नहीं थे, लेकिन जो कुछ लोगों के पास संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाता है उसके वे खिलाफ थे। तो इस प्रकार आगे है, रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार बदलाव चाहते थे। तो रूढ़िवादी मतलब परंपरावादी, जो प्राचीन परंपरा को मानते थे, वे लोग रूस में कैसे बदलाव चाहते थे यह भी हम देख लेते हैं। रूढ़िवादी चाहते थे, रूढ़िवादी तबका जो है वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो ऊपर हमने पढ़ा, रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब ये नया ही तबका कौन सा था? ये पुरानी विचारधारा मानते थे, ये बदलाव की धीमी प्रक्रिया चलते थे। ये कहते थे कि धीरे धीरे समय के अनुसार लोग समझेंगे, तो धीरे धीरे बदलाव समाज में होना चाहिए या हो सकता है, ये ऐसा कहते थे। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया नहीं जाए। जो पुरानी जो परंपरा है उसे अपनाया जाए और उसमें धीरे धीरे बदलाव किया जाए, ऐसा कहा उन्होंने। तो इस प्रकार हमने कुछ मुख्य बिंदु इस वाले भाग में पढ़े। कल से हम विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे और यह भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।